रूस में अब ऐसा कोई भी तेल रिफाइनरी कारखाना नहीं बचा है जिस पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला न किया हो। आज रात यूक्रेनी ड्रोन 1,500 किलोमीटर उड़कर बशकोर्तोस्तान में गज़प्रोम नेफ्टेखिम सलावत पर हमला किया। ये रूस में आखिरी बड़ा पेट्रोल उत्पादक था जिसे 2026 में अब तक हमलों का सामना नहीं करना पड़ा था। अब कोई भी अछूती रिफाइनरी नहीं बची है, अब सिर्फ बार बार हमले होंगे जब तक पूरी तरह से तबाह ना हो जाएं। इस रात की कीमत है रोजाना 11,000 टन ईंधन की कमी, जो रूस की कुल आंतरिक जरूरत का लगभग 5वां हिस्सा है। इसी दौरान अल्ताई क्षेत्र में जिला प्रशासन आधिकारिक रूप से लिखता है कि ईंधन सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पतालों और ऊर्जा विभाग को मिल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कृषि और आवास और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं बंद होने की कगार पर हैं। और मैं याद दिला दूं, अभी ठीक फसल कटाई का समय है। और अब अल्ताई क्षेत्र से राज्य ड्यूमा के सांसद इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्षेत्र में और पूरे देश में एक खाद्य आपदा सिर उठा रहा है। माफ कीजिए, खाने को कुछ नहीं होगा। इस एपिसोड में आज क्या क्या जला, रूसी क्षेत्रों में क्या हो रहा है और क्यों ये सब अब सिर्फ एक संयोग नहीं रह गया है, ये अब एक सिस्टम बन चुका है, और वो भी एक स्थायी सिस्टम जिसे कन्वेयर पे लगा दिया गया है। और सबसे अहम बात, आखिर क्या वजह थी कि पुतिन को पूरे रूस के लिए एक बड़ी समस्या के बारे में घबराकर बयान देना पड़ा। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। इस विषय पर चर्चा करें और कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो 14 जुलाई की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के ड्रोन ने रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक गैज़प्रोम नेफ्टेखिम सलावत रिफाइनरी बशकोर्तोस्तान में हमला किया। यूक्रेन की सीमा से दूरी 1,500 किलोमीटर है। चश्मदीदों ने कई धमाकों और फैक्ट्री के ऊपर काले धुएं के गुबार की सूचना दी है। यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनल सुपरनोवा के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में कच्चे तेल की प्राथमिक आसवन इकाइयों को नुकसान हुआ है। एवीटी 6 और 20वां सेक्शन, जहां हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनता है, यानी हमला फैक्ट्री के सबसे अहम हिस्से प्रोसेसिंग यूनिट पर हुआ है। समझ गया, यानी बीवीटी यूनिट्स और एसिडिक पंपिंग स्टेशन चपेट में आए। आखिर क्यों यही हमला निर्णायक साबित हुआ? असल में गज़प्रोम नेफ्टेखिम सलावत रूस में आखिरी बड़ा पेट्रोल उत्पादक था जिसे 2026 में यूक्रेन के हमलों से अब तक नुकसान नहीं पहुंचा था। नतीजा ये हुआ कि रूसी संघ के बाजार में रोजाना 11,000 टन पेट्रोल की आपूर्ति कम हो गई, यानी देश की कुल ईंधन जरूरत का लगभग 5%। 2024 में इस संयंत्र का पैमाना देखें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस फैक्ट्री ने 7 मिलियन टन से ज्यादा कच्चा माल प्रोसेस किया, जिससे 1.5 मिलियन टन ऑटो पेट्रोल और करीब 2.5 मिलियन टन डीजल तैयार हुआ। अब सुनिए रूसी सरकार इस सब को कैसे बयान करती है। बशकोर्तोस्तान के प्रमुख रदी हबीरोज ने सलावत के औद्योगिक क्षेत्र पर हमले की पुष्टि की, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि ड्रोन हमला पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। और मौके पर बस उद्धरण के अनुसार कुछ जगहों पर धुआं उठता देखा गया, जो गिराए गए ड्रोन के मलबे के गिरने से हुआ। यही तो तरीका है, सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जल रहा है और रूसियों को बस कुछ जगह धुआं उठने की बात बताई जा रही है। बस हल्का सा धुआं उठा और बस इतना ही। बाद में संस्थाओं ने कहा मुख्य संरचनाएं सुरक्षित है, और थोड़ी देर बाद वहीं पर यह भी कहा गया कि आग बुझाने का काम पूरा हो गया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ धुआं उठने की ही बात हो रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि इससे पेट्रोल पंपों पर कतारें खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं, और रूसी अधिकारी इसे चाहे जो भी नाम दे। उसी रात यूक्रेनी ड्रोनों ने क्रास्नोदार क्षेत्र में अफिप्सकी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। ये रूस के दक्षिण का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी संयंत्रों में से एक है। स्थानीय ऑपरेशनल मुख्यालय के अनुसार फैक्ट्री में आग लग गई है। इसके अलावा यूक्रेनी स्रोत क्रिम्स्की वियत्र ने स्पष्ट किया है, पहली विस्फोटें आधी रात के करीब हुई। वास्तव में बहुत बड़ी आग लगी। आग टैंक भंडारण क्षेत्र में भड़क उठी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अफिप्सकी तेल रिफाइनरी संयंत्र निर्यात के लिए केंद्रित है। पहला हमला बशकोर्तोस्तान के सलावत के आंतरिक बाजार पर हुआ।
दूसरा विदेशी मुद्रा आय पर था, यानी अफिप्स की तेल रिफाइनरी पर। यूक्रेन की रक्षा सेनाएं दोनों दिशाओं में एक साथ काम कर रही हैं और सिर्फ इसी रात 16 जगहों पर हमले दर्ज किए गए। अफिप्स की बस्ती स्मोलेंस्काया स्टानित्सा और कोवालेंको खुतोर में। आखिरकार रूस इस हालत तक पहुंच गया कि वहां अब आपदा को स्वीकार किया जा रहा है। हमलों के परिणाम अब फ्रंट लाइन से हजारों किलोमीटर दूर भी दिख रहे हैं और अब हमारे पास अल्ताई क्राय से खबरें आई हैं। अल्ताई क्राय ये शानदार है। फ्रंट लाइन से, और अब हमारे पास अल्ताई क्राय से खबरें आई हैं जिसमें रूस ने रेटिंग में पहली जीत हासिल की है। продукции всей Сибири. मैं पहले ही बता चुका हूं कि रूसी किसान डरते डरते बहुत सावधानी से कहते थे कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो आगे हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब कंबाइन या ट्रैक्टर खेत में नहीं जा पाता और सड़क पर खड़ा रहता है तब फसल काटना नामुमकिन हो जाता है। और आज बुर्लिंस्की जिले के प्रशासन अल्ताई क्राय ने आपातकालीन स्थिति आयोग की बैठक के नतीजों के बाद एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसे शब्दशः पढ़ना जरूरी है। उद्धरण आवासीय और सामुदायिक सेवाओं तथा कृषि क्षेत्र की स्थिति को अत्यंत तनावपूर्ण माना जा रहा है। इन क्षेत्रों में ईंधन की कमी के कारण मौजूदा गतिविधियों के रुकने का बहुत बड़ा खतरा है। दस्तावेज में बताया गया है कि सामान्य हालात में केवल पुलिस, दमकल, अस्पताल और ऊर्जा कर्मियों को ईंधन दिया जा रहा है। बाकी सबको या तो जैसे तैसे या बचा हुआ ही मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं किसानों का नाम सूची में नहीं है जबकि अभी फसल कटाई का समय है। इस इलाके में 2 ही निजी पेट्रोल पंप हैं और पता चला है कि वे दोनों कई हफ्तों से बंद पड़े हैं। स्थानीय प्रशासन ने क्रेमलिन को बताया कि लोग मजबूरी में काम चला रहे हैं, ईंधन के लिए दूसरे शहरों में जाकर 5-6 घंटे लाइन में लग रहे हैं। आखिरकार आयोग की बैठक में ये प्रस्ताव आया कि इलाके में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी जाए। और अब आपके लिए एक चुटकुला है। अल्ताई क्राय की सरकार ने कहा कि वे रूसी संघ की सरकार और कृषि मंत्रालय से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कृषि उद्यमों को ईंधन उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उद्धरण के अनुसार बस फसल काटी जा सके। अरे कितने भोले हैं ये लोग। पुतिन को आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ युद्ध और यूक्रेन के नागरिकों की हत्या है। आपकी किस्मत है कि आपको ये सब झेलना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन को आप लोगों की कोई परवाह नहीं। फिर भी अल्ताई के लोग किसी तरह तानाशाह तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा की डिप्टी अल्ताई क्षेत्र से मारिया प्रोसाकोवा ने चेतावनी दी है कि डीजल की कमी, किसानों को कैन में डीजल न देना और कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी पूरे क्षेत्र में खाद्य संकट ला सकती है। आगे उनकी टिप्पणी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि घास कैसे काटें जिससे फसलें खेतों में रह सकती हैं। आज कृषि क्षेत्रों में कटाई अभियान वास्तव में खतरे में है। एक और डिप्टी स्टेपन फ्रोंटेनको ने पहले ईंधन की कमी के कारण इर्कुत्स्क क्षेत्र में पूरे कृषि क्षेत्र के पूरी तरह बंद होने के खतरे की चेतावनी दी थी। किसान वोल्गा क्षेत्र, सेंट्रल चेर्नोजेम और रूस के दक्षिण में संकट की शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पेट्रोल पर्याप्त नहीं मिल रहा। मैं फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं, अभी फसल कटाई का मौसम चल रहा है लेकिन किसान उसे इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं है। देश के लिए समस्या की गंभीरता यह है कि अल्ताइस्की क्राय पूरे साइबेरियाई संघीय जिले के लगभग 30% कृषि उत्पादन देता है। अब ईंधन की कमी के साथ सूखा भी है। आयोग में बताया गया कि कुछ खेत पूरी तरह छोड़ने पड़ेंगे और इस साल पैदावार 30 से 50% तक घटेगी। वे ठीक से इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी जल्द ही इस क्षेत्र के रूसियों के पास सच में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने युद्ध का समर्थन किया था, बिल्कुल। एक अलग मोर्चा है समुद्र। अजोव सागर में यूक्रेनी शैडो फ्लीट के शिकार के बाद रूसी अधिकारियों ने कहा कि वे माल को दूसरे रास्तों पर भेजने के लिए तैयार हैं और इससे निर्यात की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं याद दिला दूं, वहां उस डोंस्को अजोवस्की नहर को बंद कर दिया गया है, हाँ, या जो भी उसका सही नाम है, क्योंकि वहां से कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं हो सकता। फिर से वही बात। लेकिन माल का रुख बदलना हमेशा महंगा, लंबा और नुकसानदेह होता है, वगैरह वगैरह। जब सरकार कहती है असर नहीं पड़ेगा तो अक्सर मतलब होता है असर पड़ चुका है और क्रेमलिन रास्ता खोज रहा है।
सबसे अहम यह है कि आपने जो सुना वो सिर्फ अच्छे संयोग या एपिसोड्स की सीरीज नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टम है जिसे यूक्रेन ने अभी अभी संस्थागत रूप से स्थापित किया है। याद दिला दूं, 10 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने रूस पर वैश्विक प्रभाव डालने वाली कमान बनाने का आदेश दिया था। और आज यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ में बताया गया कि यह सब क्यों किया गया। सुधार का मूल यही है, रूस के भीतर गहराई तक हमला करने वाली सभी डीप स्ट्राइक इकाइयों को एक ही कमान के तहत एकजुट किया जा रहा है। ये लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन, मिसाइल यूनिट्स और समुद्री मानव रहित सिस्टम हैं, वही जो अज़ोव सागर में टैंकरों को जला रहे हैं। अब हम यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का उदाहरण देंगे। सभी लंबी दूरी की मारक क्षमताओं का एकीकरण, इन सब को एक ही नियंत्रण प्रणाली में लाने से अलग अलग सटीक हमलों से एकीकृत दीर्घकालिक रणनीति की ओर बढ़ना संभव होगा। ये महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक लक्ष्यों को क्रमबद्ध और समग्र रूप से नष्ट करने की क्षमता देगा, जिससे वो प्रभाव हासिल किया जा सकेगा जो अलग अलग साधनों और बलों के बिखरे हुए इस्तेमाल से संभव नहीं है। और अब नए कमांड का आधिकारिक लक्ष्य सूची इस प्रकार है। पूरे रूस में सैन्य बुनियादी ढांचा, रसद मार्ग और नियंत्रण केंद्र, सैन्य औद्योगिक परिसर के उद्यम, और जो महत्वपूर्ण है वे तेल उत्पादन और तेल शोधन संयंत्र जो रूस की सैन्य मशीन को वित्तपोषित करते हैं। और ये निर्णय जनरल स्टाफ के अनुसार डीप स्ट्राइक ऑपरेशन के तेजी से विस्तार के जवाब में लिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस पर इतने अधिक हमले होने लगे हैं कि समन्वय के लिए एक अलग मुख्यालय की आवश्यकता पड़ गई। अब यूक्रेन ने छिटपुट हमलों से आगे बढ़कर रूस के पिछले मोर्चे को व्यवस्थित रूप से तोड़ना शुरू कर दिया है। अब एक पूर्ण मुख्यालय है, पूरा कमांड है, रणनीति है, लक्ष्यों की सूची है और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिणाम भी है। रूसी अधिकारी अब वो बातें खुलकर बोल रहे हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन कहने से डरते हैं। रूस में ईंधन संकट के बाद अब खाद्य आपदा भी गहराता जा रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या है, इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।